नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे वीर सावरकर पर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी और उसके बाद उनकी लगातार बढ़ रही मुश्किलों की। आपने देखा होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार और राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर का अपमान कर चुके हैं, लेकिन अब यही वीर सावरकर का अपमान उन्हें भारी पड़ रहा है। उनके सहयोगी दल इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि हर बात और हर कदम पर कांग्रेस का साथ देने वाली एनसीपी और उसके नेता शरद पवार ने वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी को सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए, क्योंकि देश के लिए वीर सावरकर के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। इससे पहले उद्धव गुट की शिवसेना ने भी बिल्कुल साफ कर दिया था कि वीर सावरकर का अपमान पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी वीर सावरकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र में कांग्रेस अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उद्धव और पवार के बाउंसर के बाद राहुल गांधी का रवैया बदलेगा? क्या अपनी सियासत के लिए राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान बंद करेंगे? सवाल यह भी है, अगर राहुल नहीं मानेंगे तो क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लेंगे? आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन लोग हैं, उनके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। जब जब मौका मिला राहुल गांधी ने राष्ट्रपुत्र वीर सावरकर को अपमानित किया। वो वीर सावरकर जिन्हें 2-2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो वीर सावरकर जिन्हें भारत माता की सेवा के लिए अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी, वो वीर सावरकर जिन्हें कोल्हू में बैल की जगह जोता गया। राहुल गांधी लगातार उन वीर सावरकर का अपमान करते रहे। इधर कांग्रेस की दुर्गति होती रही, उधर राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करते रहे। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि इस पर देश की जनता का उन्हें साथ मिलेगा, लेकिन राहुल का ये दाव उल्टा पड़ता जा रहा है। कांग्रेस के सहयोगी शरद पवार ने खुले तौर पर राहुल गांधी को आईना दिखाया है और वीर सावरकर का गुणगान किया है। जिन शरद पवार की डोर पकड़कर कांग्रेस महाराष्ट्र में आगे बढ़ना चाहती है, वो शरद पवार वीर सावरकर के बलिदान को नमन कर रहे हैं। सियासी मराठा छत्रप के नाम से विख्यात शरद पवार ने कहा है कि वीर सावरकर के बलिदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पवार ने आगे जो कहा वो वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की सोच पर वज्र प्रहार जैसा था। शरद पवार ने कहा कि वीर सावरकर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और वो एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। इससे पहले कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वीर सावरकर उनके लिए भगवान है और वो वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि अगर राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान बंद नहीं किया तो वो गठबंधन तोड़ लेंगे। सवाल यह है कि क्या उद्धव और पवार के बाउंसर के बाद राहुल गांधी का रवैया बदलेगा? क्या अपनी सियासत के लिए राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करना बंद करेंगे? सवाल ये भी कि अगर राहुल गांधी नहीं माने तो क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पहले उद्धव ठाकरे और अब शरद पवार, यानी कि लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस दबाव में आएगी? हालांकि राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि सरेंडर कर चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो अब वीर सावरकर का अपमान नहीं करेंगे और वीर सावरकर के मुद्दे पर वो इसी तरीके से अब चुप्पी साधे रखेंगे जो पिछले बीते 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर ना कुछ बोल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि अगर हमारे साथियों को लगता है कि वीर सावरकर का अपमान करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है या राहुल गांधी कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं रमाकांत मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा एनसीपी की ओर से हमारे साथ फहमिदा हसन खान से जुड़ गए हैं और इसके साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट अश्विनी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है फहमिदा हसन खान जी, तो सवाल मेरा आपसे सीधा है और सवाल यही है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो महाविकास आघाड़ी को? इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग यानी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं उसको बंद किया जाए, नहीं तो आपको महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में लोकसभा के बहुत ज़्यादा नुकसान इसका होगा। इसीलिए
एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। सर, शरद पवार जी ने जो बयान दिया है जी, वो इस तरीके का दिया है कि जो योगदान है वो उनका भुला नहीं सकते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं बोली है उन्होंने। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। आज राष्ट्रीय मुद्दा लोगों का अलग है, लेकिन अगर सावरकर ने आज वीर सावरकर जी ने अपना जो टाइम था, उन्होंने जन्मठिप की सजा भी 10 साल भुगती है। तो आज भारत के अंदर स्वतंत्रता सेनानी जो लोग भी रहे हैं, उसमें वीर सावरकर जी भी अहम थे। उन्होंने अपना हिस्सा अपने हिसाब से निभाया था। लेकिन आजकल की जो राजनीति हो गई है, वो लोगों को एक दूसरे से अलग करने की राजनीति जो है, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब आप ये नहीं, इसका मतलब आप ये कह रही हैं, नहीं लोगों ने जोड़ दिया है माफी। फहमिदा जी, इसका मतलब ये माना जाए कि आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर वीर सावरकर का अपमान करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए आपको भी लगता है, आपकी पार्टी को भी लगता है कि राहुल गांधी कितना भी वीर सावरकर का अपमान कर लें, उन्हें उल्टा इसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। आज वीर सावरकर जी के साथ एक याद जुड़ी हुई है, तो माफी। जब माफी वर्ड आता है, जब भी लोग उनको अलग तरीके से, अभी भारत के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं और सबकी विचारधाराएं अलग है। स्वतंत्र सेनानी के अंदर जितने भी आजाद भारत कराने के लिए जिन्होंने भी मदद की है, उनको हम वीर ही बताते हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को ये बात अभी क्यों याद आ रही है? भाई, राहुल गांधी कोई पहली बार तो अपमान उन्होंने किया नहीं है, वीर सावरकर का तो लगातार वो अपमान करते रहे, पता नहीं कितनी बार उन्होंने अपमान किया है। लेकिन आपको अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को अब ऐसा नहीं करना चाहिए? शरद पवार जी ने कॉमन बयान दिया है ना, उन्होंने राहुल गांधी को कुछ बोला है ना। जब नागपुर में अभी शरद पवार उन्होंने ये तो कहा है ना कि कांग्रेस नहीं, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी को भी इससे नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करके मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को नहीं बोला है, उन्होंने बोला ये बात। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसा कोई बयान दिया जाता है तो इसका मतलब आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप असल जो मुद्दे हैं उनको नहीं ला रहे हैं सामने, इससे आपको फायदा नहीं होगा। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। रत्नाकर जी, क्या ये माना जाए, रत्नाकर जी, क्या ये माना जाए कि ये पॉलिटिकल प्रेशर, एक गेम चल रहा है और आपको दबाने की कोशिश की जा रही है कि वीर सावरकर के खिलाफ अगर आपने कोई भी बात बोलोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ना आपके लिए ठीक होगा, ना आपकी पार्टी के लिए ठीक होगा, ना आपकी राजनीति के लिए ठीक होगा? देखिए अमित जी, मैं दो चीज कहना चाहूंगी। जो आज शरद पवार जी का जो वक्तव्य आया है उसमें उन्होंने कहा है, एक दूसरा पक्ष की बात कही है जो वीर सावरकर के जीवन से जुड़ा था। पहला पक्ष तो वीर सावरकर का जो है वो 1911 के बाद का पक्ष है, जहाँ पे वो जब जेल में जाते हैं उसके बाद वो माफीनामा लिखते हैं 5-5 बार, उसके बाद के जीवन काल में अंग्रेजों से पेंशन लेते हैं। अभी भी आप उनके माफीनामा का जिक्र करके अभी भी आप उनका अपमान कर रहे हैं। भाई, आप राहुल गांधी से बड़े तो नहीं है ना, क्योंकि राहुल गांधी तो वादा कर चुके हैं, एनसीपी से वादा कर दिया है और उधर शिवसेना से भी वादा कर दिया है कि मैं उनका अपमान नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिए, अभी भी आप लाइव डिबेट में उनका अपमान कर रहे हैं, माफी का जिक्र करके आप उनका अपमान कर रहे हैं और ये भारी पड़ेगा आपको, पड़ भी रहा है। सुनिए, आप सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछा, बोलिए आप, आपको सुनने के लिए तो बुलाया सर, बोलिए आप। जी, देखिए, जो पब्लिक डोमेन में है, जो चीजें पब्लिक के सामने है, वो सारी स्थितियां क्लियर है, वही राहुल गांधी जी बोलते हैं और वो सच है। सच जो है वो राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं। और तो आज ये तो स्वीकार करिए ना, आप आज ये स्वीकार करिए कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे, हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा थे, इस बात को तो मांगे ना आप, इस बात को मानेंगे आप? आपको वही बता रहा हूँ, मैंने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष आप सुनने को तैयार नहीं है। बोलिए, दूसरा पक्ष सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले पक्ष में जो है वो 1911 के बाद वाला पक्ष है और उसके पहले का पक्ष भी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि सावरकर जी जो है 1911 के पहले उन्होंने देश की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, इसलिए वो सेलुलर जेल भेजे गए और अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया। तो जो शरद पवार जी ने जो बात कही है वो ये कहा है कि दूसरे पक्ष पे भी उनके जाना चाहिए जो उनका देश के प्रति योगदान है। तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी जो यहाँ पे गठबंधन है उस गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम निश्चित रूप से अपने साथी घटक दल जो है उनकी भावनाओं का कद्र करेंगे। हम निश्चित रूप से वो बातें करने से गुरेज रखेंगे जो यहाँ की जनता और यहाँ की घटक दल को नागवार गुजरती है। तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। हम 19 पार्टियों का जो विपक्ष है आज एक बार फिर एक साथ लामबंद नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे जो लाते हैं, जैसा कि शरद पवार, तो फिर आप ये कहिए ना कि राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया है इस मुद्दे को लेकर, पर्टिकुलरली आपने सरेंडर कर दिया एनसीपी के सामने और उद्धव गुटकी शिवसेना के सामने। आप ये तो मानिए कम से कम कि आपने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। जी अमित जी देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारी कोई लड़ाई सावरकर से नहीं है। हमारी लड़ाई बीजेपी और उसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ है। आज भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है हिंदुत्व के नाम पे और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे। आज हम सदन में जब कहना चाहते हैं अडानी के आर्थिक घोटाले के बारे में, जब इसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं, जब लोगों को बताना चाहते हैं कितना बड़ा आर्थिक घोटाला हुआ है, तो आज सावरकर के ऊपर बहस जारी है। रत्नाकर जी मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप छोटा ही जवाब देंगे। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि जो उद्धव ठाकरे ने कहा वीर सावरकर के लिए, जो शरद पवार ने कहा वीर सावरकर के लिए, आप उससे सहमत हैं ना? आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करती है? मैंने आपको बताया। हाँ आपको बताया नहीं, वीर सावरकर के जीवन के दो पहलू हैं। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, वो महान क्रांतिकारी थे। 1911 आजादी की लड़ाई जिस तरीके से उन्होंने लड़ी है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आप सहमत हैं ना इससे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 1911 के पहले की आप जो पहलू की बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। 1911 के बाद की पहलू जो है ठीक है उसके ऊपर, ठीक है, मैं समझ गया। आपने हाँ में जवाब दिया, ठीक है, मैं हाँ ना में जवाब चाह रहा था, आपने हाँ में जवाब दे दिया। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रमाकांत जी, महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से गौरव यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि जो कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से बार बार वीर सावरकर का अपमान किया गया था, आप उसकी भरपाई के लिए आप चाहते हैं कि इसका लाभ आपको मिल जाए और इसीलिए इसी तरीके की एक बड़ी पहल आपने की है कि आप हर जिले से बीजेपी वहां पर गौरव यात्रा निकाल रही है, सावरकर गौरव यात्रा, सावरकर को सम्मान देने के लिए लोगों के बीच आप जा रहे हैं। तो क्या उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने नुकसान किया, खुद का नुकसान किया, लेकिन आपको लगता है कि ये एक मौका है आपके पास जिसको आप अच्छे से कैश कर सकते हैं? अमित जी, यहाँ पर लाभ और हानि की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम इससे पहले ये कहना चाहते हैं जो कि कांग्रेस की जो विश्वसनीयता है वो बिल्कुल खो चुकी है। आपने देखा होगा जो कि वीर सावरकर जी का अपमान इन्होंने एक बार नहीं किया, बल्कि हमें लग रहा है जो कि अनेकों बार किया है। आज लेकिन एनसीपी के या शरद पवार अगर उस चीज को खंडन कर रहे हैं तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए। आज सावरकर को, सावरकर जी को भारत रत्न पुरस्कार दीजिए ना। जीवनी आत्मसात करने की जरूरत है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, भारत रत्न का पुरस्कार दीजिए अगर आपको लगता है कि वीर सावरकर ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान देश के लिए किया है। तो कोई गुरेज नहीं किया है उन्होंने, हर एक बार उनका अपमान किया है और इस बार भी जैसे उन्होंने लेकिन वो कह रहे हैं ना कि भारत रत्न दीजिए उनको फिर भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सरकार आपकी है तो भारत रत्न मिलना चाहिए ना वीर सावरकर जी को, उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हाँ, इसकी ऐसी नीति, तो फिर इसके लिए आपकी सरकार पहल करेगी ना, उम्मीद करें। 2 साल की सजा हुई, क्योंकि ये तो शिवसेना भी चाहती है, शिवसेना भी कई बार इस बात को दोहरा चुकी है। अमित जी इन्होंने क्या अब तो देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ उनको मिलना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार क्या तैयार है इसके लिए? क्या करेंगे आप लोग ऐसा? रमाकांत जी, झूठे राष्ट्रवाद के लोग हैं। हाँ रमाकांत जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप बोलिए। हाँ, तो जब इनको 2 साल की सजा मिली उसके बाद ऐसे बौखला गए जो इन्होंने सावरकर जी का अपमान करने से नहीं चुके, जबकि इनको, मैं तो कह रहा हूं जो कि शरद पवार जी ने जो कहा है
देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सच क्या कहा बात है कह और रहे हैं? कांग्रेस ने अपनी रमाकांत विश्वसनीयता जी, खो दी है। सजा जो है 2024 का अभी ध्यान में 10 रख दिन करके पहले है मुझे और लगता है सावरकर महाराष्ट्र की ही नहीं चर्चा पूरे देश जो के अंदर में भारत जोड़ो यात्रा के समय किया गया है। कांग्रेस ने आप कहां से बिल्कुल कहां को 2024 को जोड़ अगर रहे ध्यान हैं? में रखा जाए तो कांग्रेस ने अपना पूरा ही, मैं कह रहा हूं 2014 से लेकर के 2023 के बीच 53 विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें इनको चुनाव 12 में केवल सफलता मिली है, केवल 86%। चलिए मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। अश्विनी जी एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ठीक है मैं लौटूंगा सर, मैं लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा। मैं अश्विनी जी से एक भी सवाल नहीं कर पाया हूँ मैं और समय बहुत कम बचा है। अश्विनी जी मेरा सीधा सवाल आपसे ही है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम भी जानते हैं, इस बात को सभी जानते हैं और ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी इस बात को बखूबी जानती हैं कि अगर महाराष्ट्र में आपको राजनीति करनी है तो वीर सावरकर का अपमान करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट की ये दोनों इस बात को समझ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी को भी जितना जल्दी उस बात को समझ लेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप जी? क्या यही गोलबंदी हो रही है क्या? जी अमित जी, पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके क्वेश्चन पे आने से पहले कि कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो हमेशा से, कांग्रेस की जो विचारधारा रही है वो एंटी सनातनी रही है, मतलब सनातन को सपोर्ट ना करने वाली रही है। और सावरकर जो है वो एक सनातन का स्तंभ है। सावरकर की जो सोच थी, जो हमारे सनातन धर्म की सोच है, जो हिंदू महासभा की सोच थी और जो सो कॉल्ड हमारे नेशन की सोच है, वो हमेशा उस सोच के विरोध रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस कभी एक्सेप्ट तो नहीं कर सकती खुल्लम खुल्ला कि वो सावरकर महान है या नहीं है, राइट? तो कांग्रेस की ये मजबूरी है। रही बात शरद पवार के स्टेटमेंट की, मुझे लगता है उन्होंने एक बहुत ही सॉफ्ट सा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने एक साथ कांग्रेस को ही नहीं शिवसेना को भी टारगेट किया। उन्होंने पहले तो ये बोला कि ये नेशनल मैटर नहीं है, तो शिवसेना से बोला कि आप सावरकर को नेशनल मैटर, मतलब सावरकर को बोला कि आप इतना ज्यादा मत उछालें। शिवसेना को भी तरीके नसीहत दी और सेम टाइम पे कांग्रेस को ही बोला कि जो है जो राहुल गांधी ने बोला है वो सावरकर पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सावरकर एक देशभक्त थे। तो एक तीर से वो 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो आकलन है, मुझे लगता है एनसीपी जो है आने वाले चुनाव में हो सकता है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहती, हो सकता है इनके साथ गठबंधन करना ही नहीं चाहती हो। तो दोनों तरीके से ऐसे स्टेटमेंट दो जो हर तरीके से गुंजाइश बनी रहे। जी नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि एनसीपी अकेले चुनाव मैदान में जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी अकेले चुनाव में जाना चाहती है। दूसरा महाराष्ट्र, क्या मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसा होता, चलिए अश्विनी जी मैं आपकी बात को मान लेता हूं, अगर ऐसा होता, अगर एनसीपी अगर इस तरीके का सोच भी रही होती है, शरद पवार इस तरीके का सोच भी रहे होते, तो आपको लगता है कि वो राहुल गांधी को इस तरीके की नसीहत देते? उनको तो अच्छा है, उनको तो ये लगता है कि राहुल गांधी ऐसे बयान देते रहें, उनको इसका फायदा होगा। लेकिन अगर वो राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं, वो उनको समझाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि वो उनके साथ आगे तक जाना चाहते हैं। ये वही बोला, बड़ा सॉफ्ट सा स्टेटमेंट है कि उन्होंने सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन रखी हुई हैं। अगर कल को वो अलग चुनाव लड़ना चाहें उसका भी स्कोप है, हम बोल सकते हैं इसी मुद्दे उठा करके। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप, ये देश समझ चुका है, पॉलिटिकल पार्टी समझ चुकी है कि आप सावरकर की बुराई करके चुनाव नहीं जीत सकते। आप जो है, जो पहले की हमारी जो पॉलिटिक्स रहती थी माइनॉरिटी अपीसमेंट की, वो पॉलिटिक्स अब हिंदुस्तान में नहीं चलने वाली है। अगर आपको जनता का वोट चाहिए तो आपको जो जनता की विचारधारा है, जो जनता की सोच है, जनता की जो आइडियोलॉजी है, उसके अलाइन होना पड़ेगा। उसके खिलाफ जाकर के आप एक मजहब विशेष के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ, रत्नाकर जी आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। फहमिदा जी, उसके पहले फहमिदा जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। फहमिदा जी, जो अश्विनी जी कह रहे हैं, क्या ये संभावना भी बन सकती है कि आने वाले समय में, क्या उम्मीद करें कि एनसीपी अकेले ही चुनावी मैदान में उतर जाए, शिवसेना और कांग्रेस को छोड़कर? फहमिदा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपने सवाल सुना मेरा? जी सुना। जी बोलिए, जवाब दीजिए मैम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है शरद पवार जी, उन्होंने, और जो महाविकास आघाड़ी के दोनों तरफ से जो अध्यक्ष है, उनकी बैठक होके जो चुनाव का फैसला है तो उन्होंने ले चुके हैं। तो ये वो मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अभी भी वापस आपको बोल रही हूँ कि जिन्होंने भी आजादी के अंदर जी अपनी आहुति दी है वो सभी वीर हैं, और इन्होंने तो 10 साल तक का जन्मठित की सजा भी भुगती है आजादी के लिए। तो किसी को भी बुरा बोल के अपनी राजनीति करना नहीं चाहिए। यही शरद पवार जी का बोलना था कि आज जितने हम आजादी जो भुगत रहे हैं वो इनकी आहुति की वजह से हमें आजादी मिली हुई है।
नहीं, वीर लेकिन सावरकर जी कांग्रेस का को भी एक अहम हिस्सा रहा है। कांग्रेस को छोड़ने की जहमत क्यों नहीं उठा पा रहे हैं आप लोग? आपको ऐसा क्यों लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ आप लोगों को चाहिए, बिना कांग्रेस के बात नहीं बनेगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? बिना कांग्रेस के बात का सवाल ही नहीं है। अभी महाविकास आघाड़ी बन चुकी है, सबकी विचारधाराएं पहले से कांग्रेस और राष्ट्रवादी की विचारधारा भी एक ही थी, साथ में अभी उद्धव गट की शिवसेना भी जुड़ गई है। तो जो लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता है वो सब समझ चुकी है। हमारे पवार साहब ने अभी भी एक मुद्दा यही बोला है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, आप अपने लूपोल छुपाने के लिए इसको मुद्दा बना के हवा में मत उड़ाइए। जितने भी हमारे योद्धा है, वीर योद्धा है, जिन्होंने ये आहुति दी है, हम सबको नमन करते हैं और सबको हमारा सैल्यूट है। ठीक है, रत्नाकर जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप बहुत देर से, बोलिए। मैं अश्विनी जी की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति जो इनकी एंटी हिंदू की छवि की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जो है देश को प्राथमिकता दी है और देश नेशन फर्स्ट वाली भावना को लेकर चली है और सारे धर्मों को लेकर चली है और गांधीवादी विचारधारा को लेकर चली है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई जो है वो निश्चित रूप से कट्टरपंथी संस्थाएं जो हैं, जो देश को बांटने का काम करती थी, उनके खिलाफ है। और हमारी विचारधारा सबको लेकर चलने वाली है, किसी एक विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमारी कट्टरपंथियों के खिलाफ है, वह कट्टरपंथी संस्थाएं जो देश को तोड़ने का काम किए हैं, उनके खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं, ये हिंदू सनातनी होने का ढोंग करती है भारतीय जनता पार्टी, फर्जी करती है। मैं संघ की ही बात कर लेता हूं। संघ ने आजादी की लड़ाई में अपने नाखून तक तो कटाए नहीं और ये राष्ट्रवादी बनने चलते हैं और कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे कांग्रेस के लोगों ने जो है जंगे आजादी में अपनी कितनी शहादतें दी, जरा इतिहास उठाकर पढ़ लीजिएगा। कई सालों तक जेलों में अपने जीवन को निकाल दिया। तो ये कांग्रेस का पूरा इतिहास है, आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह सिर्फ एंटी सनातनी होने का उठा करके जो है कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश नहीं करिए। आप पहले आरएसएस की बात करिए जो हाँ ठीक है रमाकांत जी बोलिए, जवाब दीजिए। रमाकांत जी बोलिए, जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए। हम आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अश्विनी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ ठीक है, रत्नाकर जी जवाब ले लीजिए। रत्नाकर जी इतनी सारी बातें आपने कही, इतने सारे आरोप लगाए, कम से कम जवाब तो लीजिए। हाँ जी बोलिए रमाकांत जी बोलिए। जो क्रांतिकारी थे, जो नरम दल के थे, जो गरम दल के थे, वो सबके साथ मिल करके स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता पाई गई। कांग्रेस अपने आप को इस तरह का ठेकेदार न बने। पहली संघ से कितने लोगों ने हाँ जवाब दे रहे हैं ना, वो जवाब दे रहे हैं। रमाकांत जी बोलिए। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। आप बताइए कि इन सालों में 1925 के बाद संघ के कितने लोग जो है जेल में रत्नाकर जी एक साथ आप बोल रहे हैं तो उनकी आवाज दब रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। आजादी की लड़ाई रत्नाकर जी उनको बोलने दीजिए ना। क्योंकि ठीक है ना, हमेशा से रत्नाकर जी अंग्रेजों की मुखबिरी किया। उनकी आवाज दब रही है, नहीं समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, प्लीज उनको बोलने दीजिए। आज इस तरह की बात जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है जो कांग्रेस को अपने अंदर में आत्मचिंतन करना चाहिए। 55 सालों से जो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें केवल भ्रष्टाचार डीएनए में जनता को कौन कर रहा है? अडानी का जब मैटर हम पूछ रहे हैं, वो हमेशा से करते आए हैं। आज वीर सावरकर ही नहीं बल्कि ऐसे अनेक समाज सुधारक हैं जिनका इन्होंने अपमान किया है। तो आज इनको देश के साथ मांगनी चाहिए। आज इनको देश के सामने माफी एक चीज बता दीजिए। आप कह रहे हैं देश को गुमराह कर, आज जनता को गुमराह करने का काम किसने किया है, जरा ये बता दीजिए। आज अडानी के ऊपर, अडानी का जो महा आर्थिक घोटाला जो हुआ है, उसमें हम जब प्रश्न पूछते हैं तो आप हमारा माइक म्यूट कर देते हैं, संसद से बाहर निकलवा देते हैं, हमारी आवाज को जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते। तो एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जो है जो लोगों की आवाज है वो सुनना नहीं चाहते, तानाशाही सरकार दुरुपयोग किया जा रहा है। आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, इसका जिम्मेदार कौन है ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि हम देश को गुमराह करें, जनता को गुमराह करने का काम कौन कर रहा है ये बता दीजिए। आज सावरकर की बात 55 सालों से सबसे ज्यादा सत्ता में रहने का काम कांग्रेस ने किया और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कांग्रेस ही रही है। आप नहीं बता पाएंगे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कांग्रेस ही चाहे जम्मू और कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी, हर जगह भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस ने और हमेशा से देश को गुमराह किया है। चाहे वो 370 के नाम पर हो, चाहे 35A के नाम पर हो। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से खून खराबा हुआ,
आज उसी कांग्रेस की देन चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अश्विनी जी बोलिए। मैं अपने कांग्रेस के मैं लौट रहा हूँ सर, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास आ रहा हूँ सर। अपने कांग्रेस के मित्र को कहना चाहूंगा, वो सावरकर के बारे में बोल रहे थे कि 1911 से पहले 1911 के बाद की जो बातें कर रहे थे। 1920 में महात्मा गांधी ने सावरकर बंधुओं की तारीफ की। अगर इनकी बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो 1920 में यंग इंडिया में महात्मा गांधी ये क्यों बोलते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों की 1920 में बोला है बात, 1911 के बाद की बात है। तो अगर ऐसा था तो बहुत अंतर है जो गांधी जी की उसमें शायद जो सोच थी कांग्रेस थी और आजकल की। इनफैक्ट आप देखो जो 1940-47 देश जब आजाद हुआ है उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने नेहरू जी के बारे में लिखा था कि नेहरू जी को पसंद नहीं था किसी की भी पॉपुलैरिटी उनसे ज्यादा हो। तो उनके अंदर एक हमेशा से कांग्रेस के अंदर एक वो विचारधारा रही है, वही सेम नीति अभी फॉलो हो रही है। गांधी फैमिली की वो प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को पसंद नहीं है कि कोई उनसे ज्यादा पॉपुलर हो, कोई पार्टी में हो। जो अगर इतनी अच्छी कांग्रेस की नीतियां थी, इतनी अच्छी कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, तो कांग्रेस में गांधी फैमिली के अलावा और कोई ऊपर तक क्यों नहीं आता है? कांग्रेस की राजनीति हमेशा से एक तरफा, एक विचारधारा की, एक लामबंदी की, एक धर्म विशेष के लिए रही है, जो कि अब फीकी पड़ रही है। तो इसलिए वो जो है बातें करते हैं। रही बात मुद्दा भटकाने की, राहुल गांधी जो रोजगार यात्रा होती है उसमें 10 मिनट तक धर्म पे भाषण देते हैं और आप बोल रहे मुद्दा भटकाती है। अभी आपने एक और बात बोली कि ये तानाशाही सरकार है। इंदिरा गांधी ने 1975 में एक कोर्ट फैसला अपने खिलाफ आने के बाद इमरजेंसी लगा दी और आप बात कर रहे हो तानाशाही की। तो आप कितने एग्जाम्पल हैं कांग्रेस के बारे में जिनको ये बार बार साबित करते रहे हैं कि कांग्रेस किस विचारधारा से काम करती है? ठीक है फहमिदा जी, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से गौरव यात्रा निकाली जा रही है वीर सावरकर के सम्मान में। आप कैसे देख रहे हैं इसको? आपको लग रहा है कि जो आपने नुकसान किया है उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग? ये बार महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह से चरम सीमा पे है कि आमदार खरीद के पार्टी गिराना, सत्ता से वो करना, तो उस हिसाब से जो जनता की मानसिक परिस्थिति बन चुकी है, वो जो छोटे छोटे चुनाव थे उसमें तो जनता ने दिखा दिया है। तो इन लोग ने हर बार, बीजेपी आज भले वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाले, वो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने तो जब पुलवामा में अटैक हुआ था तभी सैनिकों के नाम पे भी यात्रा निकाल के वोट की राजनीति की थी। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और महंगाई है, ये क्यों, इसके सवाल के ऊपर जवाब क्यों बीजेपी नहीं दे रही है जो इनके हाथ में है? अभी केंद्र सरकार में अडानी का जो घोटाला चल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी, ये दूर करेंगे। ठीक है मैम, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। रमाकांत जी जल्दी से बोलिए, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से रमाकांत जी, जल्दी से 10 सेकंड में। ये महंगाई की बातें करते हैं, सदन में अपनी बातें नहीं रखते, ये सदन के बाहर में जा करके ये ड्रामा करते हैं, नतंकी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सदन में चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं, लेकिन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ओर से एक बाउंसर फेंका गया है, एक बाउंसर मारा गया है। अब राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि इस पर आपको 6 लगाना है। अगर हो सकता है कि 6 लगाने की, छक्का लगाने की आप कोशिश करेंगे तो आप कैच आउट हो जाएं। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो वीर सावरकर को लेकर क्या स्टैंड रखना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खुद साफ कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे ने उनको समझाने की कोशिश की है, संजय राउत महाराष्ट्र से दिल्ली आए, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की है, और ये कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं कहेंगे, अब उनका अपमान नहीं करेंगे। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पर कायम रहती है तो ठीक है, और अगर वो इसको तोड़ देते हैं, यानी जो वादा किया है उसको तोड़ देते हैं, तो क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र में ये जो गठबंधन है वो टूट जाएगा? फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।